इस लेक्चर वीडियो में आर अघोर की बुक में जो हाइड्रोलॉजी वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 तक डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि नीचे कुछ ऑप्शन में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स गिवन है। इनमें से कौन सी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्मॉल स्ट्रीम में या ओपन चैनल में डिस्चार्ज मेजरमेंट के काम में आते हैं। तो फर्स्ट गिवन है नोचेज। नोचेज कुछ ऐसा होता है जैसे कि मोस्टली ये लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है जहाँ पे डिस्चार्ज कम होता है। जैसे कि ये कोई ओपन चैनल है, इसमें से फ्लो हो रहा है। अब इसमें कुछ इस तरीके से नोच प्रोवाइड करवा दी। ये वाला एरिया जो था ये क्लोज कर दिया, यहाँ पे कुछ प्लेट जैसा लगा दिया और ये वाली सिर्फ इतनी ही ओपनिंग है। जो डिस्चार्ज हो रहा है वो इससे हो रहा है। अब यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी होगी तो उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर एच इतना है तो डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरीके से नोचेज में डिस्चार्ज मेजरमेंट किया जाता है। वियर्स भी कुछ ऐसे होते हैं, इसमें ओवरफ्लो होता है। ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनाए गए होते हैं रिवर या स्ट्रीम पे जहाँ पे हमें वाटर लेवल राइज करना होता है। तो कितना हेड है वहाँ पे वियर के ऊपर से, उसके बेसिस पे हम क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लूम्स है। ये कुछ वैसा होता है जैसे पाइप फ्लो में वेंचुरीमीटर होता है। जैसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा। तो उसके बेसिस पे हम बर्नौलीज इक्वेशन दोनों सेक्शन पे लगा के क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लूम भी वैसा ही स्ट्रक्चर है, ये ओपन चैनल फ्लो में यूज किया जाता है। इसमें जो विड्थ है चैनल की उसमें चेंजेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप। ये भी यूज किया जाता है डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए। सो सारे के सारे ऑप्शंस यूज हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं ये यूज किए जाते हैं डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट में पूछा है, जैसे हमने अभी देखा कि ट्रायंगुलर नोच थी, ऐसे ही कहीं पे रेक्टेंगुलर नोच भी हो सकती है डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए। जैसे ये रेक्टेंगुलर नोच यहाँ पे दे दी, अभी फ्लो हो रहा है वो इसमें से हो रहा है। तो ये दोनों ही यूज किए जाते हैं डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए। डिफरेंस ये रहता है कि जब क्यू की वैल्यू बहुत ही कम हो, अगर क्यू बहुत ही स्मॉल हो तो हम रेक्टेंगुलर नोच का यूज करते हैं, और अगर क्यू लार्ज हो तो क्यू स्मॉल हो तो ट्रायंगुलर नोच का यूज करते हैं, और क्यू लार्ज हो तो रेक्टेंगुलर नोच का यूज करते हैं। इसका बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ पे विड्थ भी है, तो अगर डिस्चार्ज के अमाउंट बहुत ही कम है तो एच है वो काफी कम आएगा। लेकिन ट्रायंगुलर में ऐसा नहीं होगा। ट्रायंगुलर में जो विड्थ है वो यहाँ तो जीरो ही है, धीरे धीरे वो एच के साथ इंक्रीज हो रही है। तो अगर बहुत कम डिस्चार्ज है तो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एच यहाँ पे अवेलेबल होगा, जिससे इसको मेजर करने में आसानी रहेगी और हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। सो ये होता है कि 1.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड से कम डिस्चार्ज है तो ट्रायंगुलर नोच, और ज्यादा है तो रेक्टेंगुलर नोच। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.25। यहाँ पे 90 डिग्री ट्रायंगुलर नोचेस बोला है, इसका मतलब है इतना सा है कि ये वाला एंगल होगा या 90 डिग्री होगा। वो ट्रायंगुलर नोच इसका ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो उसको 90 डिग्री ट्रायंगुलर नोचेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो फॉर्मूला ही पूछा है जो अभी मैंने बताया एच में और क्यू में जो रिलेशन होता है। तो अगर ट्रायंगुलर नोच है तो उसके लिए पूछा गया है कि क्यू की वैल्यू क्या होगी। काफी लोगों को डिफिकल्टी होती है इसको याद रखने में। इजी सी ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले, जो ट्रायंगुलर नोच वाला है, काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को और भूल भी जाते हैं दो टर्म्स काफी बार। न्यूमेरिकल आता है तो काफी प्रॉब्लम होती है, फिर स्किप करना पड़ता है। तो क्यू हमें निकालना है। क्यू हमें पता है होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे एच है वो वेरी करता रहता है, इसलिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है और उसका एक कोफिशिएंट आता है। तो ये कोफिशिएंट याद रखना है, ट्रायंगुलर नोच के लिए होगा 8/15। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे CD से। CD से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि जो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। हम वहाँ पे काफी सारे एजम्पशंस लेते हैं, जैसे कि आइडियल फ्लूइड है जो कि एक्चुअल में है नहीं। तो एक्चुअल जो डिस्चार्ज होगा वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कुछ कम होगा, और इसलिए हम थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को CD से मल्टीप्लाई कर देते हैं। CD आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिखना है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है 2gh का रूट। अगर h हेड है तो वेलोसिटी होती है वो रूट 2gh होती है। इसको भी अगर आप समझना चाहो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई ओपनिंग है और यहाँ पे हेड है वो h है, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे टोटल एनर्जी होगी h। वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, स्टैटिक है फ्लूइड। इससे बाहर निकलते ही फ्लूइड फ्लो करने लग गया। अभी डेटम हेड, इसी वाली लाइन को डेटम लिया है तो डेटम हेड भी 0 हो गया।
इज इक्वल टू, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर हेड 0 है लेकिन वेलोसिटी हेड v²/2g आ गया और डेटम हेड भी 0 है, तो h इज इक्वल टू v²/2g। तो ये फॉर्मूला को डायरेक्टली याद रखना है, काफी जगह यूज होता है। 2gs का रूट होगा वो वेलोसिटी होगा अगर h हेड प्रेजेंट है उस ओपनिंग से ऊपर, इनटू इसको मल्टीप्लाई कर देना है एरिया से। अब एरिया से मल्टीप्लाई करने के लिए ये होगा 1/2 इंटू ये h tan θ/2 बेस इंटू हाइट, हाइट है h। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आएगा, एक मिनट में थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ नीचे वाला पोर्शन। ये ट्राइंगल का एरिया निकाला, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो अभी एक ही ट्राइंगल का निकालना है, जबकि एरिया तो हमें पूरा लेना है, जो फ्लो हो रहा है वो पूरे एरिया से हो रहा है। तो इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 और 2 पर नीचे कैंसिल हो गया। ये वाला था अपना ऑप्शन, सॉरी थोड़ा स्पेस कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो 80/15 कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज √2g आएगा। एच रेज टू पावर कितना आ जाएगा, ये 1, ये 2 और ये हाफ, तो 5/2। ये स्मॉल है, सॉरी स्मॉल लिख देती हूँ क्योंकि हमने ऊपर स्मॉल में लिया है। एच रेज टू पावर 5/2 इंटू tan θ/2। यही फॉर्मूला होता है ट्राइंगुलर नोच का। ट्राइंगुलर नोच से जब डिस्चार्ज हो रहा है तो यही फॉर्मूला होता है। 8/15 आपने याद रखना है, CD से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद √2gs लिखेंगे, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया आएगा h इंटू tan θ/2। तो ये तो आ गया जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब इसको ऐसे सीधा याद रखने की कोशिश करोगे, एग्जाम में कभी tan θ/2 याद नहीं देगा, कभी √2g वाला भूल जाओगे क्या था, तो इस तरीके से याद रखना है। सेम ऐसे ही रेक्टेंगुलर नोच का है, वो इससे भी इजी पड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे एरिया निकालना वो भी इजी है। यहाँ पे सबसे पहले कोएफिशिएंट रखेंगे इंटीग्रेशन वाला 2/3, उसके बाद CD आएगा, इसके बाद √2gh इंटू एरिया। अब यहाँ पे एरिया है वो होगा b इंटू h, तो इजी सा हो गया काफी। अब √2gh को आप दोनों में ये जरूरत पड़ेगी। वैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो सोल्व करने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इतना पता है कि h रेज टू पावर 3/2 होता है रेक्टेंगुलर नोच में, तो इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। एक ही ऑप्शन ऐसा बचा है जिसमें h रेज टू पावर 3/2 आ रहा है, तो करेक्टली यही क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। इस वाले में आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। इन दोनों में कंपेयर करोगे तो 4/15 इंटू CD तो आएगा नहीं क्योंकि 8/15 इंटू √2g था, उसको अगर सोल्व करते हैं 8/15 इंटू 2g का रूट, 2g का रूट ये काफ़ी बार न्यूमेरिकल्स में भी आएगा। यहाँ पे उतना एक्यूरेटली करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इनके बीच में आप 4.5 लेके भी रखोगे तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन काफ़ी बार बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत भी पड़ जाती है, तो इसको आप मतलब सजेस्ट करूँ कि याद रख लो 4.42 होता है √2g की वैल्यू। तो कहीं पे क्लोज ऑप्शन है, न्यूमेरिकल है, तो इसको सोल्व कर लेना, अदरवाइज 4.5 रख के जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप इजीली कर सकते हो। तो काफ़ी इजी हो गया। ट्रायंगुलर नोच है, एक ही कोएफिशिएंट याद रखना है 8/15, √2gs वेलोसिटी हो जाएगी, जो एरिया आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। रेक्टेंगुलर नोच है, ये कोएफिशिएंट होगा ये 2/3 हो जाएगा, सेम CD इंटू √2gs इंटू b इंटू h कर देना है। तो काफ़ी इजी रहेगा इस तरीके से याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस वाले में D हो जाएगा आंसर, ये 4/15 तो आएगा नहीं, आप इसको सोल्व करके देखोगे तो ये D वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। 105 में 4 स्टेटमेंट गिवन है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे जो गिवन है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन स्टेटमेंट्स में। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन होता है तो उसके कारण कैचमेंट एरिया में पानी ज़्यादा, अगर कैचमेंट एरिया में एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन होता है तो उसके कारण कैचमेंट एरिया से रन ऑफ होगा वो ज़्यादा होगा और उसके कारण रिवर में फ्लड की सिचुएशन बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि जो भी मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं, हैवी रिवर डिस्चार्ज मतलब ज़्यादा डिस्चार्ज है रिवर में तो फ्लड बोलते हैं हम उसको। तो जो मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं मैनेज करने के लिए, जब रिवर में डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है उस टाइम डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए जो मेथड्स अडॉप्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लड कंट्रोल मेथड्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि फ्लड्स है वो ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं है,
वो ओनली एंड ओनली चेक कर सकते हैं और उसके डिवास्टिंग इफेक्ट को कम कर सकते हैं। कैसे कि आसपास के रेजिडेंशियल एरिया है उसको खाली करवा लिया, कुछ रिटायर्डिंग रिजर्वोयर वगैरह डिजाइन कर दिया, इस टाइप के कुछ एफर्ट्स करके। पार्ट डी में बोला है कि हम एलिमिनेट नहीं कर सकते फ्लड को, ऑब्वियसली हम एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन का रिजल्ट है और प्रेसिपिटेशन पे अपना कंट्रोल नहीं है ह्यूमंस का, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसके इफेक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। सो ई हो गया आंसर, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है 106। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ऑप्शन ए में जो बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन कौन से हम करेक्टिव मेजर्स की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं फ्लड को। ऑप्शन ए में बोला है कि सूटेबल हाई एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट ऐसा होता है जैसे कि ये नॉर्मल रिवर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है नॉर्मल, ये इसके बैंक्स हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, कुछ काफ़ी हाइट के स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बना दिए। कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन होता है उसका ट्रेपेजोइडल टाइप का जो अर्थन डैम का होता है, इसको अर्थन एम्बैंकमेंट बोला जाता है। पर्पज़ ये है कि जब क्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो पानी की वाटर की टेंडेंसी रहेगी कि ये रिवर के बैंक से ओवरफ्लो हो क्योंकि क्यू काफ़ी ज़्यादा है। और उस केस में ये एम्बैंकमेंट यहाँ पे अगर ये एम्बैंकमेंट नहीं होता है तो ये आसपास के काफ़ी सारे एरिया को सबमर्ज कर सकता था, लेकिन ये एम्बैंकमेंट यहाँ पे है और इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो जो वाटर का जो फ्लो हो रहा है वो इतने ही एरिया में कन्फाइन हो जाएगा, इससे बाहर वाटर नहीं जा पाएगा। सो इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है अर्थन एम्बैंकमेंट। तो अगर हम अर्थन एम्बैंकमेंट बनाएं तो हम कम कर सकते हैं, फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड है कि हम एक डैम बना लें जो कि स्टोर कर ले एक्सेस वाटर को, कि हमने एक डैम बना दिया, जब रिवर में डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है तो वाटर को उधर डाइवर्ट करके स्टोर कर लिया, कुछ टाइम बाद प्रेसिपिटेशन बंद हो गया, रन ऑफ कम हो गया, धीरे धीरे डिक्रीज होएगा रिवर में डिस्चार्ज। जब रिवर में डिस्चार्ज कम हो गया है तो अब धीरे धीरे हम जो वाटर स्टोर किया रिजर्वोयर में उसको वापस से रिवर में डाल दें। तो इस टाइप के रिजर्वोयर बनाए जाते हैं, इनको रिटार्डिंग रिजर्वोयर भी बोला जाता है। तो जहाँ पे रिजर्वोयर बना है उसके डाउन स्ट्रीम में डिस्चार्ज काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सो दोनों ही ऐसे मेजर्स हैं जिससे कि हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो सूटेबल है रिवर फ्लड को टैकल करने के लिए। यहाँ पे भी आंसर ऑल ऑफ दीज ही है, सारे स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन 1 में बोला है कि अगर रिवर के क्रॉस सेक्शन को हम इम्प्रूव कर दें तो उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं कंट्रोल या टैकल रिवर फ्लड्स को। जैसे अभी हमने किया, ये भी काइंड ऑफ रिवर के क्रॉस सेक्शन को इम्प्रूव करना है, या फिर जो बैंक्स वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको रेज कर सकते हैं, वेल डिफाइंड क्रॉस सेक्शन होगा। तो ये सारे मेजर्स हो सकते हैं। सेकंड है कि कट ऑफ, मिंडरिंग रिवर है उसमें कट ऑफ प्रोवाइड कर दें। मिंडरिंग रिवर होता है कुछ इस टाइप से, जैसे इस तरीके से अगर रिवर है कोई, उसमें ऐसे बन रहे हैं लूप से, तो उसको मिंडरिंग रिवर बोला जाता है। कट ऑफ होता है कि एक डायग्राम से दिखा की हेल्प से समझा देती हूँ। ये ओरिजिनल कोर्स था रिवर का, इस तरीके से मिंडरिंग हो रही थी और इस तरीके से ये ऐसे फ्लो हो रही थी। अब ये कट ऑफ होते हैं कि यहाँ पे मैंने सैंड और सील डाल के कुछ ब्लॉक कर दिया इसका रिवर का पाथ, अब इधर नहीं जा सकता पानी, तो क्या होगा, रिवर स्ट्रेट फ्लो होने लग जाएगी। ये वाला एरिया है इधर नहीं जाएगी, रिवर यहाँ से सीधी स्ट्रेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे मैंने सैंड और सिल्ट का कट ऑफ दे दिया। इसको कट ऑफ बोला जाता है, ये जो ब्लॉकेज दिया गया रिवर के पाथ में इसको कट ऑफ बोला जाता है। सो ये इस तरीके से कट ऑफ बना के भी कंट्रोल किया जा सकता है। कट ऑफ बनाने से जितना एरिया पहले सबमर्ज होना का जो रिस्क था जितने एरिया में, वो एरिया कम हो गया एक तो सीधा ही। नेक्स्ट में ये है कि डाइवर्जन चैनल। डाइवर्जन चैनल कुछ ऐसा होता है कि ये रिवर है, यहाँ पे ये डाइवर्जन चैनल प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, तो यहाँ पे कुछ क्यू था, धीरे धीरे कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर विल ट्रांसफर इन दिस, इट इज कॉल्ड फ्लड वे। तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फ्लड वे में चला जाएगा, तो इसके कारण इसके डाउन स्ट्रीम में डिस्चार्ज कम हो जाएगा। काइंड ऑफ ये रिटार्डिंग रिजर्वोयर ही एक्ट करता है। मोस्टली ये नेचुरली अवेलेबल होता है, इस टाइप का टोपोग्राफी होती है आपके कैचमेंट एरिया में कि कोई ऐसा लो लाइंग एरिया है जिसको एज ए फ्लड वे यूज किया जा सकता है। सो ये इसको हम डाइवर्जिंग चैनल बोलते हैं कि ये चैनल डाइवर्ट कर रहा है वाटर को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे मेजर्स यूज किए जाते हैं टैकल करने का रिवर फ्लड्स को। नेक्स्ट
क्वेश्चन है ये अर्थन एम्बैंकमेंट जो अभी हमने पहले पढ़ा उसी पे है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि अर्थन एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं फ्लड कंट्रोल करने के लिए। इनको लेवीज और डाइक्स भी बोला जाता है, इन्हीं का नाम है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आती है, लेवीज और डाइक्स एम्बैंकमेंट्स को भी बोला जाता है अर्थन एम्बैंकमेंट। नेक्स्ट है कि कन्फाइन करने के लिए किए जाते हैं जो फ्लड वाटर है उसको, ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है कि या तो ये जैसे हमने अर्थन एम्बैंकमेंट पढ़ा वैसे ही मैसनरी की वॉल्स भी होती हैं, काइंड ऑफ ग्रेविटी डैम होता है वैसे ही मैसनरी की या कंक्रीट की वॉल्स बना दी जाती हैं। उनका भी सेम पर्पज होगा कि कन्फाइन कर दे फ्लो को, ज़्यादा एरिया में फ्लो ना हो, उन दोनों एम्बैंकमेंट्स के बीच में ही फ्लो रह जाए। सो अब ये है जैसे अर्थन एम्बैंकमेंट, यहाँ पे वाटर की ये डेप्थ है, तो प्रेशर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ प्रेशर होगा WH, यहाँ पे टॉप पे है प्रेशर 0। तो इस स्ट्रक्चर को हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि P = WH वाला प्रेशर आ रहा है ये उसको सस्टेन कर पाए, उसके अगेंस्ट स्टैंड कर पाए। वैसा ही है काइंड ऑफ जैसे ग्रेविटी डैम और अर्थन डैम में होता है, बस हाइट कम होती है। तो यूज ऐसे इसमें ये टाइम यूज के लिए बेसिकली पर्पज ये कि प्रेशर ऑफ वाटर जो है उसको वो स्टैंड कर पाए, इतना स्ट्रॉन्ग अपना स्ट्रक्चर मैसनरी वॉल हो या एम्बैंकमेंट डैम हो इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि फ्री बोर्ड सूटेबल हाइट का देना चाहिए टू अवॉइड ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग होता है कि अगर डिजाइन किया गया वो तो वाटर लेवल यहाँ तक था, लेकिन किसी कारण से वाटर लेवल टॉप तक रेज हो गया, टॉप तक इंक्रीज हो जाएगा वाटर लेवल, तो अब उसके बाद इसके ऊपर से ओवरफ्लो होने लग जाएगा। अब अर्थन एम्बैंकमेंट होता है ये कंक्रीट का बना स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये लोकली अवेलेबल मटेरियल से रॉक फिल का हो सकता है या सैंड वगैरह जो भी अवेलेबल वहाँ पे सोइल है उसको कॉम्पैक्ट कर करके उससे बनाया जाता है। अब इसमें ओवर टॉपिंग काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। ग्रेविटी डैम में इतनी प्रॉब्लम नहीं देता है ओवर टॉपिंग, लेकिन अर्थन एम्बैंकमेंट में ओवर टॉपिंग पूरे स्ट्रक्चर को फेल करा देगा। इवन जो अर्थन एम्बैंकमेंट फेल हुए हैं उनके मेजर पार्ट जो है वो ओवर टॉपिंग के कारण फेल हुए हैं। अगर इसके ऊपर से फ्लो होने लग रहा है तो धीरे धीरे सरफेस पे इरोजन होने लगेगा, वो इरोजन धीरे धीरे नीचे आते थे पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। सो ओवर टॉपिंग को हम अवॉइड करें, इसके लिए हम फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि मैक्सिमम वाटर लेवल यहाँ तक जाएगा, तो हम इसके ऊपर 1 या 2 मीटर की हाइट तक एक्स्ट्रा हम उसकी हाइट रखते हैं अर्थन एम्बैंकमेंट की, कि ओवर टॉपिंग की सिचुएशन ना बने। सो यहाँ पे भी सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से फ्लड्स के बारे में है। पहले भी बोला कि डाइक्स हैं, इनको अर्थन डैम के जैसे डिजाइन करते हैं, मैंने पहले बता दिया। फ्लड वॉल्स जो होती हैं जो मैसनरी की वॉल्स थी वैसा ही है, आरसीसी और मैसनरी की बनी हुई होती है, इनको रिटेनिंग वॉल के जैसे डिजाइन किया जाता है। रिटेनिंग वॉल में भी सोइल के कारण लेटरल प्रेशर आ रहा होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही है, जैसे कि ये वॉल है कोई और यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, तो लेटरल प्रेशर लगा रहा है वाटर, इस पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वाटर का, और ये इस पे लेटरल प्रेशर लगा रहा है। तो इनका डिजाइन होगा वो वैसा ही होगा जैसा कि रिटेनिंग वॉल्स का होता है। नेक्स्ट में है कि सीपेज ग्रेडियंट या फ्रेटिक लाइन की बात कर रहे हैं। फ्रेटिक लाइन आपको पता नहीं हो तो आप, वैसे अर्थन डैम में होता है यूज, लेकिन बता देती हूँ कि इधर से वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे वाटर लेवल होगा वो यहाँ तक होगा, डाउनस्ट्रीम में कोई वाटर नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हेड का ग्रेडियंट बन रहा है वाटर का। तो इसके कारण ये सॉइल है, इसके थ्रू वाटर फ्लो होने लग जाएगा इसके पोर्स में से, और वो वाटर फ्लो होगा तो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे हेड 0 है और यहाँ पे हेड इतना है, इस तरीके से होगा। इसको बोला जाता है सीपेज लाइन या फिरेटिक लाइन। ये सीपेज लाइन बोलना चाह रहा है आई थिंक, तो सीपेज लाइन या फिरेटिक लाइन बोला जाता है इसको। और ये टॉप से 1 या 2 मीटर अंदर होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द डाइक। तो ये डाइक का टॉप हो गया, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर या काफ़ी बार 2 मीटर तक भी रख देते हैं, बट एटलीस्ट 1 मीटर होनी ही चाहिए। सो ये सीपेज लाइन के बारे में हो गया। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे भी सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट ही हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं स्टेटमेंट्स को। फर्स्ट में बोला है कि कहीं पे ड्रेनेज जब हमें क्रॉस करना होता है, जैसे कि रिवर को क्रॉस करना होगा, तो रिवर के पैरेलल में
ये डाइक्स बने होंगे तो इनको भी क्रॉस करना होगा, तो इसके लिए ब्रिज प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ में ड्रेनेज स्लूसेस प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट में है कि अगर कहीं पे सिटी ड्रेनेज है, जैसे कि यहाँ पे ये रिवर जा रही है यहाँ पे, और ये है ये अर्थन एम्बैंकमेंट है रिवर के बैंक्स के पैरेलल, यहाँ पे कोई सिटी है, तो इसका जो भी ड्रेनेज है, इसका जो वेस्ट वाटर है उसको हम डंप करना चाह रहे हैं रिवर में। तो अब रिवर में डालने के लिए हमें इसके अक्रॉस कराना होगा, ये अर्थन एम्बैंकमेंट ये लेवीज है, तो इसके अक्रॉस हमें फ्लो कराना होगा। इसके लिए पंपिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, पंप करके हम जो ड्रेनेज का वाटर है उसको इधर पंप करके रिवर में डाल दिया जाता है, तो ये अरेंजमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं इसके साथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में स्लूस गेट्स की कुछ बात कर रहा है कि रिवर लेवल अगर हायर है तो क्या होगा, लोअर है तो क्या होगा, लेकिन एक क्लियर किया नहीं है, थोड़ा सा वेगी सा स्टेटमेंट है, क्लियर नहीं किया है कि किस पर्पज के लिए स्लूस गेट गिवन है। स्लूस गेट कैसे होते हैं एक बार दिखा देती हूँ मैं। ये इस टाइप के गेट्स होते हैं, इनको स्लूस गेट बोला जाता है। काफ़ी बार ये चैनल वगैरह में दिए जाते हैं। ये है, ये गेट है, इसकी अगर मूव कराते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आके पूरा का पूरा बंद कर देगा ओपनिंग को, और जब हमें खोलना होगा तो धीरे धीरे हम इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करा देंगे और उसके कारण ये ओपनिंग वापस से खुल जाए। तो इस टाइप के गेट होते हैं, वो स्लूस गेट होते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है किस पर्पज़ के लिए स्लूस गेट बनाए गए हैं, कौन से स्लूस गेट की बात हो रही है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है तो सारे स्टेटमेंट सही होंगे। सो आंसर तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। नेक्स्ट में है कि अगर फ्लड की सिचुएशन बनेगी, तो जैसे कि ये रिवर का नॉर्मल क्रॉस सेक्शन था, अब वाटर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो धीरे धीरे इधर से ओवरफ्लो होने लग जाएगा, और आसपास के जो एरिया है उधर भी वाटर उधर से भी फ्लो होने लग जाएगा। तो स्पिल कर जाएगा नेचुरल जो बैंक्स हैं उनसे वाटर फ्लड्स के दौरान। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लार्ज एरिया में फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर तो लार्ज है और ये लार्ज एरिया में फ्लो हो रहा है। इसके कारण क्यू होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। अब एरिया ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होने के कारण फ्लो वेलोसिटी डिक्रीज में रिडक्शन होगा, और इस रिडक्शन के कारण जो डिपॉजिट्स जो रिवर में सील्ट और दूसरे सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएंगे, रिवर के बैंक से पे इधर डिपॉजिट होने लग जाएंगे। और इसके बाद जो रिवर वाटर होगा वो काफ़ी क्लियर वाटर होगा। जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो पार्टिकल्स को सस्पेंशन में रखने की कैपेसिटी वाटर की ज़्यादा होती है, जब वेलोसिटी कम हो जाती है तो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, आपने अगर पहले वाला मैंने जो पढ़ाया डाइक्स के बारे में वो समझ आ गया तो आप इजीली कर लोगे खुद से अटेम्प्ट। है कि द रिडक्शन हो रहा है फ्लो वेलोसिटी में, वो डाइक्ट वाले में कम होगा कि नॉर्मल वाले में कम होगा। एक तो ऐसा है कि ये रिवर है, क्रॉस सेक्शन देखें तो कुछ ऐसा है, और इसमें फ्लो हो रहा है, फ्लड की सिचुएशन है तो आसपास के काफ़ी सारा एरिया में पानी फ्लो होने लग जाएगा। दूसरा भी हमने जो पढ़ा वो वाला केस है कि ऐसा ही क्रॉस सेक्शन है रिवर का, लेकिन यहाँ पे हमने ये एम्बैंकमेंट या लेवीज बना दिए हैं। एम्बैंकमेंट कुछ इस टाइप से होंगे, तो अब क्रॉस सेक्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब जो फ्लो होगा उसके लिए एरिया अवेलेबल होगा वो कम हो जाएगा। पहले जहाँ पे फ्रीली काफ़ी सारे एरिया में फ्लो होने लग गया था, यहाँ पे वो सिचुएशन अब नहीं बनेगी, अब कन्फाइन हो जाएगा फ्लो सिर्फ इतनी ही विड्थ में। तो इसके कारण जो रिडक्शन होगा फ्लो की वेलोसिटी में डाइरेक्ट रिवर्स में, वो रिडक्शन कम होगा यहाँ पे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट में कि सील डिपोजिशन होगा डाइरेक्ट रिवर्स में, वो कम होगा कि ज़्यादा होगा। जो वेलोसिटी में रिडक्शन कम होगा, वेलोसिटी उतनी रिड्यूस नहीं हो रही है तो डिपॉजिट भी उतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो डिपॉजिट भी हो जाएंगे लेस। नेक्स्ट में है कि मल्टीपर्पज़ रेजर्वोयर है, कंस्ट्रक्टेड है अक्रॉस द रिवर। तो इसको हम किस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं? मल्टीपर्पज़ नाम से पता चलता है कि ये काफ़ी सारे पर्पज़ फुलफिल कर रहा है। सो ऑप्शन यहाँ पे हैं इरीगेशन, हाइडल पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज। तो ये मल्टीपर्पज़ रेजर्वोयर है तो ऑल ऑफ दीज होगा। एक ही रेजर्वोयर डिफरेंट पर्पज़ फुलफिल करता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 115। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन नंबर 115 में फर्स्ट स्टेटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। सेकंड में है कि चैनल में अगर हम कट ऑफ प्रोवाइड करते हैं, कट ऑफ मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। सो अगर कट ऑफ प्रोवाइड कराते हैं तो चैनल हार्डली एफिशिएंट हो जाता है। हार्डली एफिशिएंट चैनल का मतलब उसमें लॉसेस कम हो जाते हैं। सो कट ऑफ प्रोवाइड करने से उसकी लेंथ कम हो जाएगी, और लेंथ कम होने के कारण ऑटोमेटिकली उसमें जो लॉसेज हो रहे थे वो कम हो जाएंगे।
नेक्स्ट में है कि कट ऑफ सिमिलर है चैनल इम्प्रूवमेंट। चैनल इम्प्रूवमेंट भी एक मेथड्स होता है फ्लड कंट्रोल का, कि हम उसके चैनल में बैंक्स वगैरह है, वहाँ पे जो घास वगैरह है, जो वेजिटेटिव है, उसको रिमूव कर दें ताकि उसमें जो फ्लो हो रहा है वो स्मूथ फ्लो हो और आसपास के एरियाज में वाटर फ्लो ना हो, स्मूथली वाटर है वो चैनल में ही फ्लो हो जाए। सो कट ऑफ भी उसी तरीके से चैनल इम्प्रूवमेंट में हम कंसीडर कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी हेल्प करता है कि जो आसपास का एरिया है उसको फ्लडिंग होने से रोकता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट में है कि नीचे ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है सॉइल कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। सॉइल कंजर्वेशन होता है सॉइल की जो अपर लेयर है उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जो फर्टाइल लेयर होती है लैंड की, तो उसको प्रोटेक्ट करना होता है, ये सॉइल कंजर्वेशन होता है। फर्स्ट हमें है कि ये स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है तो सॉइल कंजर्वेशन में कुछ इस तरीके से टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि रन ऑफ वो कम हो जाए। रन ऑफ कम हो जाएगा तो इरोजन कम होगा, अगर रन ऑफ बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे इरोजन होगा सॉइल की अपर लेयर का। सो सॉइल इरोजन को रोकना कंजर्वेशन है। रन ऑफ कम हो रहा है इट मीन्स इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि अगर वेजिटेटिव कवर लगा दिया सॉइल को कंजर्व करने के लिए तो इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा। रन ऑफ डिक्रीज हो रहा है तो इवोपोट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा, सॉइल का इरोजन भी डिक्रीज होगा, रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन। और लास्ट है कि ये फ्लड्स को मिटिगेट करने में हेल्प करेगा। अगर रन ऑफ कम हो रहा है किसी एरिया से, किसी कैचमेंट एरिया से रन ऑफ कम हो रहा है तो ऑब्वियसली रिवर में जो पानी जाएगा वो कम जाएगा और फ्लड की सिचुएशन है वो कम बनेगी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सारे के सारे स्टेटमेंट है करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्वेश्चन 117। यहाँ पे हमें गिवन है रिजर्वोयर कैपेसिटी कर्व। यहाँ पे एक साइड पे एक्सिस पे रिजर्वोयर कैपेसिटी है, वाई एक्सिस पे कंटूर एलिवेशंस है, और हमें इन कर्व में से बेस्ट कौन सा है, गुड कौन सा है, वो चूज करना है। ये रिजर्वोयर कैपेसिटी हेक्टेयर मीटर ही में, यहाँ पे ये कंटूर एलिवेशन। तो यहाँ पे हम बेस्ट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका स्लोप का यूज करते हैं। इस कर्व का जो स्लोप होगा वो होगा चेंज इन एलिवेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा ई बाई डेल्टा वी। अब हम देखते हैं कि रिजर्वोयर कैसा होता है। जैसे कि ये कोई रिवर का बेड है, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा था और हमने यहाँ पे डैम बना दिया, इसके कारण वाटर यहाँ पे स्टोर होने लगा। अब हम देख रहे हैं कि एक फिक्स वॉल्यूम के लिए हम कैसे कैसे हमें एलिवेशन चेंज करना पड़ेगा, जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि ये इतने एरिया का वॉल्यूम वी है तो इसके लिए हमें एलिवेशन में इंक्रीज करना पड़ा E1। यहाँ पे एलिवेशन 0 था और यहाँ से यहाँ तक E1 एलिवेशन पे हमें वॉल्यूम मिला V। इससे ऊपर जाएंगे तो अब यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण अगर हम कम भी डेप्थ में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम हमें उतना मिल जाएगा। तो E2 की वैल्यू होगी वो E1 से कम होगी, ऐसे ही E3 की वैल्यू होगी वो E2 से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है और वॉल्यूम होता है सरफेस एरिया इंटू डेप्थ। तो एरिया जब बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी डेप्थ इंक्रीज करने से ही हमें वी वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टोटल वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पहले वी था, इस पॉइंट पे 2 भी आ गए, यहाँ 3 भी आ गए, यहाँ 4 भी आ गए। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे वी तो हम कांस्टेंट रख रहे हैं, डेल्टा वी, तो ई है वो कम हो रहा है। सो डेल्टा वी कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, डेल्टा ई है वो चेंज इन एलिवेशन है, तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो इसका लाइन का जो कैपेसिटी कर्व का स्लोप है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। 1 और 2 में अगर कंपेयर करें तो ये इस पॉइंट के बाद ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली हो गया है 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। सेकेंड वाला एक सही है क्योंकि टाइम के साथ धीरे धीरे इसका स्लोप, यहाँ पे इसका स्लोप इतना था, यह स्लोप था, इस पॉइंट पे जाके स्लोप ये हो गया, डिक्रीज हो रहा है। आगे वाले पॉइंट पे देखेंगे तो और भी कम हो गया, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे भी। थर्ड वाले का देखें, इतना था थीटा, कुछ टाइम के बाद देखा इतना हुआ, लेकिन इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो वापस से इंक्रीज होने लग गया। तो ऐसा नहीं होगा, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहेगा स्लोप। क्यों? क्योंकि स्लोप है डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी, हम सेम वॉल्यूम ले रहे हैं तो डेल्टा ई धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। सो यहाँ पे गुड हो जाएगा, वो कर्व 2 होगा, वो सबसे बेस्ट कर्व है, ये सही कर्व है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है।
सो ये रिजर्वोयर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। सो इससे पहले हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि रिजर्वोयर में कौन कौन से वाटर लेवल्स। ये डायग्राम है रिजर्वोयर का। ये ग्रेविटी डैम बना हुआ है और ये जो है ये स्ट्रीम बेड है। रिवर का जो बेड है वो ये बेड है। इसके बाद पहले जब डैम नहीं बना हुआ था तो इस वाटर लेवल के साथ रिवर फ्लो हो रही थी। ये रिवर का बेड है और ये डेप्थ ऑफ फ्लो था और ये वाटर का लेवल था। इस तरीके से रिवर फ्लो हो रही थी। तो उससे पहले जो यहाँ पे स्टोरेज अवेलेबल था उसको बोला जाता है वैली स्टोरेज। वैली स्टोरेज क्या है? डैम बनने से पहले भी यहाँ पे कुछ तो स्टोरेज था वाटर का। कौन सा वाला था? ये वाला वॉल्यूम जो वाटर लेवल और रिवर बेड के बीच में है, ये वाला वॉल्यूम पहले भी अवेलेबल था, तो उसको बोला जाता है वैली स्टोरेज। उसके बाद होता है मिनिमम पूल लेवल। सबसे कम डेप्थ पे जो आउटलेट प्रोवाइड करवाते हैं रिवर से वाटर गेन करने के लिए, ये रिजर्वोयर से वाटर हमें बाहर निकालने के लिए, ये सबसे कम डेप्थ पे वाटर जो आउटलेट है यहाँ पे, ये सबसे कम डेप्थ पे आउटलेट होता है। और ये है फॉर एग्जांपल ये सबसे ज्यादा डेप्थ में यहाँ पे एक आउटलेट है या कुछ प्रोवाइड किया हुआ है हमने, तो इसको बोला जाता है मिनिमम पूल लेवल। इसके नीचे वाला होता है डेड स्टोरेज होता है। जो रिवर में पानी आ रहा है उसमें जो भी सिल्ट वगैरह सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, यहाँ पे वेलोसिटी कम होने के कारण वो डिपॉजिट होने लग जाएंगे। तो ये डेड स्टोरेज है मिनिमम पूल लेवल से नीचे वाला। ये नॉर्मल पूल लेवल है। हमने डिजाइन किया कि यहाँ तक हम वाटर स्टोर करके रखेंगे इस रिजर्वोयर में यूजफुल पर्पज से। और ये उसके ऊपर है मैक्सिमम वाटर लेवल भी बोला जाता है, उसको पूल लेवल ड्यूरिंग डिजाइन फ्लड भी बोला जाता है। ये वाला जो नॉर्मल पूल लेवल और मैक्सिमम पूल लेवल के बीच का जो वाटर है, ये सिर्फ फ्लड के ड्यूरेशन में स्टोर होगा और फ्लड जब पास हो जाएगी उसके बाद धीरे धीरे स्पिलवे से सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा। ये यूजफुल वाटर नहीं है। हमने यहाँ पे इसको डिजाइन नहीं किया है कि हम इसको यूजफुल पर्पज से यूज कर पाए। ये जस्ट फ्लड के दौरान एक्स्ट्रा स्टोर हुआ हुआ वाटर है। तो यूजफुल स्टोरेज होगा वो होगा मिनिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल के बीच में। यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट को, लगता है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का है वो सारा स्टोरेज है, जबकि ऐसा नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वाला वो सिर्फ फ्लड वाला वाटर है। यूजफुल स्टोरेज है मिनिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल के बीच का। और ये वैली स्टोरेज हो गया। तो ये हो गई सारी डेफिनेशन। अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। तो फर्स्ट हो गया कि नॉर्मल जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है उसके दौरान जो वाटर लेवल है वो नॉर्मल पूल लेवल है। दूसरा है कि लोवेस्ट वाटर सरफेस एलिवेशन है वो है मिनिमम पूल लेवल। थर्ड है जिसको मैंने फ्लड वाटर बोला था, वो सर्चेज और स्टोरेज भी बोलते हैं उसको। मैक्सिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल के बीच का जो वाटर है उसको सर्चार्ज स्टोरेज बोला जाता है। और वैली स्टोरेज होता है स्ट्रीम चैनल में जो डैम के कंस्ट्रक्ट होने से पहले से जो वाटर अवेलेबल था वो है वैली स्टोरेज। तो ये सारी समझ आ गए होंगे आपको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट में है कि कौन से फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इरोडेबिलिटी ऑफ सॉइल के लिए। तो इरोडेबिलिटी ऑफ सॉइल के लिए होगा लैंड स्लोप ज्यादा होगा तो इरोजन ज्यादा होगा। नेक्स्ट है कि सॉल्ट और कोलाइडल मैटर अगर सॉइल में प्रेजेंट है तो उसके कारण फिल्ट्रेशन अफेक्ट होगा। अगर फिल्ट्रेशन सॉल्ट और कोलाइडल मैटर सॉइल में प्रेजेंट होने के कारण फिल्ट्रेशन होगा वाटर का सॉइल में वो कम होगा, और फिल्ट्रेशन कम होगा तो रन ऑफ ज्यादा होगा। तो ये भी फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, अगर ड्राई सॉइल है बारिश से स्टार्ट हुई है तो इनफिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो रन ऑफ कम होगा। तो ये भी फैक्टर अफेक्ट करेगा इरोडेबिलिटी को, क्योंकि इरोडेबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है रन ऑफ से। रन ऑफ ज्यादा हो रहा है तो इरोडेबिलिटी भी ज्यादा होती है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई। सारे के सारे फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करेंगे इरोडेबिलिटी को। सो लास्ट क्वेश्चन है 120। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ऑप्शन में 1 में है कि टाइम के साथ धीरे धीरे रिजर्वोयर की कैपेसिटी रिड्यूस होने लग जाती है। तो ये है कि धीरे धीरे उसमें जो सिल डिपॉजिट है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लग जाता है, वाटर के लिए जो अवेलेबल स्पेस होता है वो कम होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट में है कि जो टोटल जो स्टोरेज है उसका 15 to 25% डेड स्टोरेज होता है। डेड स्टोरेज वही है जो कि डिपॉजिट्स हैं वो रिवर में जो सिल्ट वगैरह के पार्टिकल्स थे जो कि वेलोसिटी कम होने का डैम के पास में डिपॉजिट हो गए हैं। सो ये 15 to 20% होता है डेड स्टोरेज टोटल कैपेसिटी का। और लास्ट ऑप्शन सी में गिवन है कि सेडिमेंट जो डिपॉजिट टोटल जो इनफ्लो है वो सेडिमेंट जो डिपॉजिट हो रहे हैं। ट्रैप एफिशिएंसी होता है दो चीजों का रेशियो कि टोटल सेडिमेंट का इनफ्लो कितना हुआ, टोटल कितने सेडिमेंट आए रिवर में
सॉरी डैम के पास रेजर्वायर में, और कितने स्टोर हो गए, ट्रैप हो गए या डिपॉजिट हो गए। जितने डिपॉजिट हुए डिवाइडेड बाय टोटल कितना सेडिमेंट्स रिवर में फ्लो कर रहे हैं उनका रेशियो होगा। इसको बोला जाता है ट्रैप एफिशिएंसी, कि कितने सेडिमेंट्स ट्रैप होने हैं रेजर्वायर में। सो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ पे हाइड्रोलॉजी वाला चैप्टर खत्म होता है। अगर आपने ये सीरीज देखी है और आपका कुछ इससे बेनिफिट मिला है तो इसका फीडबैक जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। सो नेक्स्ट में सोम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।